हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस किम। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बहुत ही अच्छा टॉपिक। नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए। टॉपिक रहेगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, एंड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द मैटर फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ जी। अब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 में। इस थ्योरी का जो बेस पॉइंट था वो था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टोटल हमने 5 लॉज पढ़े हैं। उन 5 लॉज में से 4 लॉ इस थ्योरी में यूज हुए हैं। इस थ्योरी का जो बेस पॉइंट है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस थ्योरी से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक मैटर कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन से इसमें पॉइंट होते हैं। लेकिन इसके साथ इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशन भी है। क्लियर? तो देखते हैं। तो पॉइंट हम यानी कि लिखना शुरू करते हैं। गिवन बाय जॉन डाल्टन in 1808. Okay, based on the law of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ के ऊपर ये कंप्लीट बेस्ड है। और ये क्या देता है? गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द मैटर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द मैटर। क्लियर? क्या क्या थी? लिखने का हमारा कुछ तरीका ऐसा रहेगा कि हर एक पॉइंट के साथ मैं आपको ये बताता रहूंगा कि इस पॉइंट में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो नंबर 1 हम लिखना शुरू करते हैं। मैटर इज मेड बाय स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, दैट इज एटम। एटम neither be created nor be destroyed। ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। पहला पॉइंट ये था कि जो मैटर बनेगा वो स्मॉल पार्टिकल से बनता है, जिसको एटम कहा जाता है। ओके, और उसको ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही उसको क्रिएट कर सकते। अब एक बात समझिए कि जहां पे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम ही वो पार्टिकल है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब एटम को ना क्रिएट कर रहे हैं, ना डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ एटम फिक्स है, नंबर ऑफ एटम फिक्स है या कांस्टेंट है, इसका मतलब वहां पे रिएक्शन का मास भी कांस्टेंट हो गया। मास भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्योंकि एटम्स अगर कम ज्यादा नहीं हो रहे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास भी कम ज्यादा नहीं होगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो यहां पर इस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यहां से मिलता है। क्लियर? ध्यान से देख लेना। मैटर इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, और वो क्या है? एटम है, जिसको ना ही तो क्रिएट किया जा रहा है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एटम ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है एज ए रिएक्टेंट, एज ए प्रोडक्ट। तो जो एटम्स के नंबर अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब मास भी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट की अगर बात करें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल in
ऑल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है उसके चाहे हम कितने एटम्स ले ले, उन सभी एटम्स के प्रॉपर्टीज रहेंगे सेम। प्रॉपर्टीज जैसे कि हम उनके चाहे शेप की बात करें, चाहे हम उनके साइज की बात करें, चाहे हम उनके कलर की बात करें, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो एटम चाहे हम उनके 10 ले, 100 ले, 1000 ले, सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन ऑल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, atoms of different element, atoms of different element are differ in properties। अगर हमने एलिमेंट चेंज कर दिया, अगर हमने एलिमेंट चेंज कर दिया तो उन एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। क्लियर, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे इन ऑल प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज वही शेप, यानी कि शेप अलग अलग होगी सभी की, साइज अलग अलग होगा, कलर अलग अलग होगा, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है जैसे चाहे कि हम डेंसिटी की बात करें, क्लियर, या उनसे जुड़ी हम एनर्जी की बात करें, तो सभी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। एलिमेंट सेम है तो उनसे जुड़े कितने भी एटम वो सेम मिलेंगे। एलिमेंट्स हमने चेंज कर दिए, पहले फॉर एग्जांपल कोई ए एलिमेंट है उसके 10 एलिमेंट एटम लिए, कोई बी एलिमेंट है उसके हमने 10 एटम लिए, तो अलग अलग अगर 10 देख रहे हैं तो सेम मिलेंगे, लेकिन अगर ए और बी के एटम्स को आपस में रिलेट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, तो प्रॉपर्टीज में वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर, ओके, नोट कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमें आगे यूज होगा, आगे हम एक टॉपिक और करेंगे जिसको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, वहां पर ये पॉइंट यूज होने वाला है, इसको गौर करना। ओके, नोट कीजिए, ठीक है जी। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास एक नया लॉ आएगा, ठीक है, वहां पर हमारे पास एक लॉ और होगा जो हम देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर 4, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट combine in a fixed ratio to form compound or molecule। क्लियर, जो एटम्स हैं चाहे सेम एलिमेंट के हो चाहे अलग अलग एलिमेंट के हो, वो कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में और कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि डिफाइनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट रेशियो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर, उन्होंने बोला कि जब एटम्स कंबाइन होंगे, जब वो कंपाउंड बुलाएंगे तो कंबाइन हो रहे हैं, तो एक फिक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू मास वो कंबाइन होती है, तो यहाँ पे सेकंड लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, डिफरेंट एटम्स, या हम कह सकते हैं टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन and form more than one compound, more than one compound। ध्यान से देख लेना, two different atoms combine and form more than one compound and also combine with third element या third atom by also combine with third atom in a ratio to form
डिफरेंट कंपाउंड। अब इसमें देखो दो चीजें हमने एक साथ लिखी, कैसे? टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन, दो डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मोर देन वन कंपाउंड। तो यहां से कौन सा लॉ अप्लाई हुआ? यहां से हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसी में तो हमने पढ़ा था ना, दो एटम होते हैं और अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, जिसमें से एक का मास है वो दोनों ही कंपाउंड में एक रेशियो में प्रेजेंट है। ऑल्सो कंबाइन विद अ थर्ड एटम, और यही दोनों फिर एक थर्ड के साथ और कंबाइन होते हैं। और ये पॉइंट हमने कहां पढ़ा था? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो आपको पता चलेगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इस पॉइंट में हमने दो चीजें एक साथ लिख दी। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट हम वो लिख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या? एटम इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लेकिन मैंने लिखा नहीं, एटम्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो ये तो थे थ्योरी के मेन पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं इसका लिमिटेशन। तो पहले नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं लिमिटेशन क्या क्या थी। ओके, अब देखो फर्स्ट पॉइंट तो यही से बन जाएगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल 5 लॉ थे और 5 का यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है वो सिर्फ कितने का है? 4 का हुआ है। फिफ्थ की यहाँ पे कोई बात हुई नहीं। तो पहला लिमिटेशन तो यही होगा, इट नॉट एक्सप्लेन द गैसियस लॉ, यानी कि जो हमने गे-लुजेक्स लॉ पढ़ा था गैसेस के लिए, गैसेस रिएक्ट करती है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, उनका रेशियो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो पहला तो वही बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं? लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन क्या बनेगा? फर्स्ट लिमिटेशन, नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस। गैसेस का जो लॉ था उसका थ्योरी में कहीं पे कोई डिस्कशन नहीं। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, नोट एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट atoms differ in different atoms of different elements are differing shape, size और कलर की जो प्रॉपर्टीज में हमने बताया कि सेम एलिमेंट के तो सेम होते हैं एटम्स, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट से जब आपस में कंपेयर करते हैं एटम्स को तो अलग अलग क्यों होते हैं, उनका क्या मेन रीजन है एक दूसरे से डिफरेंट होने का, तो वो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं किया था। एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं लिमिटेशन में कि डाल्टन ने कहा था कि एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा फोर्स है जो उन एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, यानी कि हम कैसे लिखेंगे? नोट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल। एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, एक पॉइंट और आ सकता है कि डायरेक्ट हम ये बोल रहे हैं कि एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाई एटम्स फॉर्म द कंपाउंड। क्लियर? ये हम राइट कर सकते हैं। पहले आप ये 3 नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट हम क्या लिख सकते हैं? व्हाई एटम्स are combined to form the
कंपाउंड, ठीक है, कि एटम्स वो आपस में कंबाइन क्यों हो रही हो, किस लिए कंपाउंड बना रहे हैं। क्लियर। तो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए 5, लिमिटेशन के पॉइंट हमने 4 डिस्कस कर लिए। पहला था नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस, क्लियर। सेकंड, नॉट एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर इन प्रॉपर्टीज, वो अलग अलग क्यों होते हैं। नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल, यानी कि उनके बीच में ऐसा क्या फोर्स है जिसकी वजह से वो आपस में कंबाइन हो रही है। और यहाँ पर ये है कि व्हाई एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द कंपाउंड, कि ये कंपाउंड बन रहा है, लेकिन उस कंपाउंड बनने का मेन रीजन क्या है, यानी कि हम अगर देखें तो ये दोनों पॉइंट एक ही चीज से जुड़े हुए। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे अगर फोर्स का नेचर समझ में आता है तो हमारे पास ये भी आंसर होगा कि वो आपस में कंबाइन क्यों हो रहे हैं। क्लियर। तो ये था कंप्लीट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस।